नमस्ते भाई लोग। आप सभी को ज्ञात है हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और हमारे जो प्रमुख शिलालेख पढ़ रहे हैं इसकी आज हमारी सेकंड क्लास है और राजस्थान के इतिहास की आज थर्ड क्लास है। ठीक भाई। तो पहली क्लास में आपको ज्ञात होगा हमने राजस्थान का परिचय पढ़ा है, दूसरे में शिलालेख पढ़े हैं। जो शिलालेख पढ़े हैं हमने वो पढ़े हैं भाई हमने 250 ईसा पूर्व से लेके 900 ईस्वी तक हमने ये शिलालेख प्रमुख शिलालेख पढ़ लिए। ठीक भाई। और आज पढ़ने वाले हैं हम कहाँ से कहाँ तक भाई, जितने भी ठीक भाई स्तंभ या शिलालेख जितने भी है 900 ईसा ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक जितने भी शिलालेख हैं वो आज सारे कवर करेंगे। ठीक है भाई। हाँ। तो वो जय भाई नए जो साथी हैं उन सभी से दरख्वास्त है लाइक और क्लास और शेयर कर दिया जाए। ठीक भाई। और चैनल से भी जुड़ जाए। हाँ। और सभी लोग एक बार चैनल रैंकर जो ऑनलाइन क्लासेज है भाई इसकी प्लेलिस्ट को जाके भी एक बार चेक कर लिया जाए। ठीक भाई। क्योंकि स्मार्ट स्टडी के लिए वहाँ पे सोर्स है हर कम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में। ठीक भाई। हाँ। वो आपको उनका फायदा क्या है भाई, आपको वो शॉर्ट्स है जो शॉर्ट में आपको रिवीजन करवाते हैं। ठीक है भाई। हाँ भाई। देखो देखिए अगर बात करें हम आगे बढ़ते हैं, आज हम प्रमुख शिलालेख देख रहे हैं 900 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक जितने भी शिलालेख हुए हैं ये सारे देखेंगे भाई। देखो देखिए बात करते हैं हम आगे। हम भाई हमने 26 शिलालेख तो देख लेते, आज है हमारा 27वां शिलालेख। ठीक भाई। देखो बात करें इसके बारे में। ठीक भाई। आदि वराहा मंदिर का लेख ये है भाई 944 ईस्वी का ये लेख है। और यह लेख संभवतः है यह है उदयपुर का जो आहड़ है के उदयपुर का जो आहड़ है वहां के आदि वराहा मंदिर में लगा यह एक क्या है भाई शिलालेख है, जिसे बाद में गंगोद भवन में एक ताल में लगा दिया गया था। ठीक भाई। देखो ये मिला कहाँ पे है, उदयपुर के जो आहड़ है आड़ क्षेत्र के अंदर एक आदिवराह मंदिर है, वहां पे एक शिलालेख लगा हुआ मिला था ये, जिसको आज हम इसके एक ताक में ठीक भाई गंगोद भव के ताक में इसको लगा दिया गया है। ये संस्कृत भाषा है भाई, इसकी भाषा कौन सी है, संस्कृत है। लिपि की बात करें तो ये ब्राह्मी लिपि है। और ये 14 पंक्तियों के इस लेख में आहड़ के आदि राव है ठीक भाई आदि वराह मंदिर का निर्माण जो अब आपको पता है ये शिलालेख कहाँ पे मिला है, जो आहड़ है उसका आदि वराह मंदिर है यहाँ पे लिखा हुआ मिला है। ठीक भाई। तो जाहिर सी बात है आपको पता है किसी भी प्रोजेक्ट का हम उद्घाटन करते हैं तो उसका एक शिलालेख बनाते हैं हम। ठीक भाई। हाँ। तो ऐसे ही वही है यहाँ पे। ठीक भाई। निर्माण आदिवराह नामक व्यक्ति के द्वारा कराए जाने का उल्लेख मिलता है। ठीक भाई। आदिवराह नामक व्यक्ति द्वारा आदि वराह मंदिर का निर्माण कराने का, देखो वो अपने नाम से एक मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक भाई। और उसी का एक शिलालेख बना देता है। ठीक भाई। हाँ। और यह शिलालेख ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रख लेना आप। तो यह शिलालेख मेवाड़ शासक जो मेवाड़ का जो शासक है भाई भरतहरि द्वितीय, ठीक भाई किसकी जानकारी देता है, ये भरतहरि द्वितीय के समय का काल का है ये। और इस लेख से आहड़ का एक समृद्ध और एक धर्म स्थान के रूप में एक ख्यातनामा नगर होने का इसमें प्रमाण मिलता है। तो भाई ये जो आदिवराह मंदिर का जो शिलालेख है तो इसमें आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, ये कहाँ पे है, उदयपुर का आहड़ में है। और इसमें कौन से शासक के बारे में जानकारी मिलती है, किस शासन काल का है ये, तो ये भरतहरि द्वितीय के शासन काल का ये शिलालेख है। और इसमें जो आहड़ क्षेत्र है उदयपुर का, वह एक समृद्ध भाई पहले जमाने में ये एक समृद्ध और धर्म स्थान के रूप में एक ख्यातनामा नगर होने का प्रमाण इसके अंदर मिलता है। ठीक भाई। बात करें इंपोर्टेंट शिलालेख के बारे में, प्रतापगढ़ शिलालेख। ठीक भाई। तो ये प्रतापगढ़ में ये चैनराम अग्रवाल की बावड़ी के निकट, ठीक है भाई, प्रतापगढ़ में चैनराम अग्रवाल की बावड़ी के निकट एक चबूतरे पे लगा हुआ है। ठीक भाई। ये शिलालेख है जिसे डॉक्टर ओझा ने इसे अजमेर संग्रहालय के अंदर रख दिया गया है। ठीक भाई। और इसकी भाषा कौन सी है भाई, संस्कृत है। लिपि कौन सी है, नागरी लिपि है। और इसके अंदर
सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसके अंदर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल, ठीक भाई। इसके अंदर प्रतिहार शासक है महेंद्र पाल, और उनके अन्य अन्य शासक, देखो अन्य शासक कौन से हैं, नागभट्ट, महेंद्र पाल, नागभट्ट और रामभद्र। रामभद्र की इसके अंदर नामावली और उसकी उनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, ठीक भाई। तो सीधा सीधा पूछ पूछ लिया जाता है भाई, महेंद्र पाल जो शासक है उसकी उपलब्धियों का जिक्र कौन से में मिलता है भाई, प्रतापगढ़ शिलालेख के अंदर मिलता है। और इसमें 10वीं शताब्दी के जो धार्मिक जीवन है, 10वीं शताब्दी की, ठीक भाई। हाँ, बात करें भाई प्रतापगढ़ के 10वीं शताब्दी के जो धार्मिक जीवन और गांवों की सीमा और जनजीवन और शासन व्यवस्था और अनुदान और कर व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था का अच्छा प्रकाश ये शिलालेख डालता है, इसके अंदर जिक्र मिलता है इन चीजों का, ठीक भाई। तो भाई इसको नोट कर लिया जाए। इसमें तो आपको सब ये दो ही बातें ध्यान रखनी है। पहले बात है, जो प्रतापगढ़ शिलालेख है ये चेन्नाराम अग्रवाल की बावड़ी के पास स्थित है, एक चबूतरे पे। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ध्यान रखनी है, एक प्रतिहार शासक है महेंद्र पाल, ठीक है, और नागभट्ट और रामभद्र, इनकी इसके अंदर जानकारी मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो 10वीं शताब्दी की जो प्रमुख है धार्मिक जीवन है, गांवों की सीमाएं हैं, जनजीवन वहां की 10वीं शताब्दी में भाई धार्मिक जीवन कैसा था, ठीक भाई, गांवों की सीमाएं कैसी थी, जनजीवन वहां का शासन व्यवस्था कैसा था, अनुदान कैसा था, कर व्यवस्था कैसी थी, ठीक भाई, और आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में ये शिलालेख बताता है, ठीक भाई, राजस्थान की 10वीं शताब्दी के बारे में। भाई इसको नोट कर लिया जाए। देखो भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो देखो, बात करें हम सारणेश्वर, सारणेश्वर या सांडनाथ, ठीक भाई, सांडनाथ परिस्थिति के बारे में बात करें, सारणेश्वर या सांडनाथ परिस्थिति के बारे में बात करें भाई, तो ये उदयपुर के जो शमशान में स्थित, उदयपुर के शमशान में स्थित सारणेश्वर, सारणेश्वर महादेव के मंदिर में स्थित एक सभा मंडप में ये एक शिलालेख मिला था। आपको तो ये ध्यान रखना है, उदयपुर के शमशान में स्थित एक कौन सा महादेव मंदिर है भाई, सारणेश्वर महादेव के मंदिर में स्थित सभा मंडप में ये मिला था, ठीक भाई। हाँ, ये तो भाई प्रमुख बातें नहीं है इसकी, इसमें कौन सी बातें ध्यान रखनी है वो आपको देखो। ये जो परिस्थिति है, ये संभवतः प्रारंभ में आहड़ गांव में स्थित वराह मंदिर में लगी थी, ठीक भाई। ये प्रारंभ में कहाँ पे, आहड़ गांव, उदयपुर का जो आहड़ क्षेत्र अभी पढ़ा था हमने, जो आहड़ गांव में स्थित वराह मंदिर में लगी थी। और इसमें इसमें आपको ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसके अंदर गोहिल वंशीय जो राजा है अलट, राजा अलट और उसकी माता है, राजा अलट और उसकी माता कौन सी है, महालक्ष्मी, और उसके पुत्र कौन सा है भाई, नरवराहन, के बारे में जानकारी मिलती है। तो सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा भाई, जो गुहिल वंशीय जो राजा है, ठीक भाई, अलट जो राजा है, इसकी जानकारी कौन से शिलालेख के अंदर मिलती है, तो यह सारणेश्वर या सांडनाथ शिलालेख के अंदर मिलती है, ठीक भाई। तो भाई ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है इसके बारे में। आहड़ उस समय का एक संपन्न नगर हुआ करता था, ठीक भाई, नगर, और व्यापारिक मार्ग पर ये स्थित था। और इसकी भाषा कौन सी है, संस्कृत, और लिपि कौन सी है भाई, नागरी है। तो आप तो केवल इस शिलालेख में ये बात ध्यान रखोगी। बात करें हम ओसिया, ओसिया का जो लेख है इसके बारे में बात करें, तो ये 1956 ईस्वी का है, और इसमें यह लेख 22 संस्कृत पद्यों में लिखा गया है, ठीक भाई। बात करें जिसमें जगह जगह अक्षर खंडित तो हो गए हैं, ठीक भाई, अभी अक्षर है जो कुछ खंडित हो गए हैं। बात करें भाई इसके अंदर कौन सी बात ध्यान रखनी है आपको, ये जो मानसिंह को भूमि का स्वामी, मानसिंह को भूमि का स्वामी, और ये वत्स्य राज को, ठीक भाई, दो बातें ध्यान रखनी है, मानसिंह को भूमि का स्वामी और वत्स्य राज को रिपुओं, रिपुओं का मतलब हो गया शत्रुओं का दमन, ठीक भाई, दमन करने वाला, ठीक भाई, शत्रुओं का विनाश करने वाला, इसके अंदर बताया गया है। दो बातें ध्यान रखोगे, मानसिंह को भूमि का स्वामी कहा गया है इस शिलालेख के अंदर, और वत्स राज को शत्रुओं का दमन करने वाला, ये मतलब विनाश करने वाला शासक बताया गया है, ठीक भाई। हाँ, और जिसे सूत्रधार पदाजा द्वारा उत्कीर्ण किया गया है, उल्लेखित किया गया है इस लेख में 10वीं सदी के जो समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया है।
देखो हमने पढ़ा था अभी 10वीं शताब्दी के, ठीक भाई। हाँ, तो 10वीं सदी के समाज को 4 भागों में इसने विभाजित करता है ये। एक तो ब्राह्मण समाज में, क्षत्रिय और एक वैश्य, एक शूद्र समाज के अंदर ये विभाजित करता है, ठीक भाई। हाँ भाई, इसको नोट कर लिया जाए। तो ये हुई भाई ओसिया का लेख के बारे में। आगे बात करें भाई हम चित्तौड़ का लेख, ठीक भाई। ये 1971 ईस्वी का ये एक लेख है। ये लेख प्रारंभ में चित्तौड़ में प्राप्त हुआ था, परंतु अब ये वहां उपलब्ध नहीं है, ठीक भाई। क्योंकि क्यों नहीं है, देखो ये भाग्यवश भाई गुम हो गया था ये भाग्यवश, ठीक भाई। किस्मत से ये है प्रतिलिपि अहमदाबाद में एक भारतीय मंदिर में संग्रहित है, ठीक भाई। अहमदाबाद में भारतीय मंदिर में एक क्या है भाई, ये संग्रहित है, जिसमें 78 श्लोक के इस लेख में स्तुति भाग के बाद इसमें भोज, राजा भोज और उसके उत्तराधिकारी की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, राजा भोज है तो इसका वर्णन किसके अंदर मिलता है, जो चित्तौड़ का लेख है, जो अभी कहाँ पे है भाई, अहमदाबाद में, ठीक भाई है। और ये परिस्थिति परमार जो शासक है नरवर्मा के समय की है, ठीक भाई। और इस शिलालेख में परमार शासकों की उपलब्धियों तथा उनके चित्तौड़ पर अधिकार, चित्तौड़ की समृद्धि और उस समय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम और सामाजिक स्थितियों पर अच्छा प्रकाश ये शिलालेख डालता है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है भाई, इस चित्तौड़गढ़ का जो शिलालेख है इसके अंदर किनकी जिनकी जानकारी मिलती है, एक तो राजा भोज के बारे में और एक परमार शासक नरवर्मा के बारे में जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं, इस परिस्थिति के 75वें श्लोक में देवालय में स्त्रियों के प्रवेश को निषेध बताया गया है। तो पूछ लिया जाता है भाई, जो चित्तौड़ का जो लेख है उसके कौन से श्लोक के अंदर देवालय में स्त्रियों का जो प्रवेश है वो निषेध बताया गया है, ठीक भाई। तो ये 75वें श्लोक के अंदर। आगे बात करते हैं, नाथ परिस्थिति के बारे में बात करें तो ये एकलिंग जी के मंदिर में स्थित है नाथ परिस्थिति, इसलिए हमें इसको एकलिंग जी भी कहते हैं। 971 ईस्वी की यह है। यह एकलिंग जी के मंदिर, यह एकलिंग जी के मंदिर से कुछ ऊंचे स्थान पर बने एक है लक्कू, ठीक भाई, लिस के मंदिर में लगा हुआ है ये। देखो देखिए, ये नाथ परिस्थिति है, जो एकलिंग जी का जो मंदिर है वहां पे एक कुछ ऊंचाई पे एक स्थान है जिसका नाम क्या है भाई, लक्कू लिस के मंदिर में ये लगा हुआ है, जिसे हम नाथ परिस्थिति, देखो जिसे हम नाथ परिस्थिति भी कहते हैं। ये संस्कृत भाषा है, इस भाषा इसकी संस्कृत है, पद्यों में लिखी गई है। और लिपि कौन सी इसकी भाई, देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। और इसके अंदर आपको तो ये ध्यान रखना है, जो नाथ परिस्थिति है अंदर हम गुहिल, जो गुहिल शासक है नरवाहन, ठीक भाई, के समय की यह एक लेख माना जाता है। ये परिस्थिति जो मेवाड़ में, देखो ये मेवाड़ के जो राजनीतिक है सांस्कृतिक इतिहास है के बड़े काम की है, ठीक भाई। इनकी जानकारी देती है, मेवाड़ में राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी देती है और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जानकारी देती है प्रतिलिपि। तीसरे और चौथे श्लोकों में नागदा नगर का वर्णन भी मिलता है, ठीक भाई। तो इसका जो तीसरा और चौथा श्लोक है इसके अंदर नागदा नगर का वर्णन भी मिलता है। और पाशुपत योग साधन, देखो पाशुपत योग साधन करने वाले कुशी के योगियों तथा उसके संप्रदायों के अन्य साधुओं का भी परिचय मिलता है, ठीक भाई। पाशुपति योग साधन करने वाले कुशी के योगियों तथा उस संप्रदायों के अन्य साधुओं का इसके अंदर परिचय भी मिलता है, जो एकलिंग जी की पूजा करते समय और उक्त मंदिरों का निर्माण करते समय आपको बताया गया इसके अंदर। और इस परिस्थिति के रचयिता कौन है भाई, वेदाग मुनि है। वेदाग मुनि के जो शिष्य है कौन है भाई, अमर कवि। कौन है भाई, अमर कवि इसकी क्या है भाई, रचयिता है। तो भाई इसके अंदर आपको जो नाथ परिस्थिति है इसके अंदर आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, पहले तो बात है एकलिंग जी का जो मंदिर है, ठीक भाई, डिटेल में ध्यान रखो। तो भाई लक्कुलिस के मंदिर में ये लगा हुआ है। और आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये गुहिल शासक है, ये इसके अंदर आपको एक ही बात इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखनी है, गुहिल शासक है नरवाहन के समय का एक महत्वपूर्ण क्या है भाई, शिलालेख है, ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया जाए। तो देखिए भाई आगे बढ़ते हैं, हर्षनाथ, ठीक भाई, बात करें भाई हर्षनाथ के मंदिर की परिस्थिति, ठीक भाई।
हाँ, हर्षनाथ के मंदिर की परिस्थिति की बात करें तो ये 1973 ईस्वी की है, और जो सिक्कर का जो हर्षनाथ मंदिर है, ठीक भाई, कि वहाँ की ये परिस्थिति है, ये सांबर के जो राजा है, ठीक भाई, जो सांबर के जो चौहान राजा है विग्रह राज द्वितीय के समय की ये परिस्थिति बताई जाती है, ठीक भाई। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, जो हर्षनाथ मंदिर की जो परिस्थिति है, ये जो सांबर का जो राजा है, ठीक भाई, चौहान राजा है विग्रह राज द्वितीय, ठीक भाई, उस समय की है। इस मंदिर का निर्माण कौन करवाता है भाई? अल्लट द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाता है, ठीक भाई, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण, ठीक भाई। और इसमें चौहानों के वंश क्रम तथा उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश भी डालता है। इस वंश के शासकों के नाम इस प्रकार हैं, ठीक भाई, गुवक, ठीक भाई, चंद्रराज और गुवक द्वितीय, चंदन और ये वाकपतिराज और सिंहराज, ठीक भाई, और ये विग्रह राज, ठीक भाई। इस चौहान वंशों के ये शासक है जिनका वर्णन इसके अंदर मिलता है, ठीक भाई। इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट है वागड़ के लिए, इसमें वारगढ़, जब हम आपको पता है जब हम राजस्थान का जिला वो सामान्य परिचय पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था वागड़ प्रदेश, ठीक भाई, वागड़ किस किस प्रदेश को कहा जाता है, तो उसके लिए हमने ओब्लिक में वागड़ या वारगट ओब्लिक में लिखा था, वागड़ या वारगट शब्द का प्रयोग, वागड़ के लिए वारगट शब्द का प्रयोग इसके अंदर किया गया है, ठीक भाई। विग्रहराज राज के जो पिता है, ठीक भाई, विग्रह राज के जो पिता हैं सिंह राज के संबंध में इसके अंदर लिखा गया है कि उसमें उसने रघुवंशी राजा के जो सेनापति की हैसियत से उद्धत तोमर तोमर तंवर, ठीक भाई, तोमर या तंवर नायक सलवण को प्रास क्या किया था भाई? नायक सलवण को, देखो तोमर का जो शासक है कौन है भाई? सलवण को इन्होंने क्या किया था भाई? परास्त किया था। इसके बारे में जानकारी मिलती है। कौन? जो विग्रहराज का जो पिता है, ठीक भाई, कौन है? सिंहराज। ये जो सिंहराज है, ठीक भाई, सिंहराज रघुवंशी राजा का जो सेनापति हैसियत से उद्बुद्ध तोमर तंवर नामक नायक सलवन को पराजित किया था। इसके बारे में ये जानकारी मिलती है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है भाई, विग्रहराज है, विग्रहराज जो द्वितीय है, ठीक भाई, हाँ, ये इसके अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो सांबर के जो चौहान है इनकी जानकारी हर्षनाथ के इस शिलालेख के अंदर मिलती है। और हर्षनाथ का मंदिर का निर्माण कौन कराता है भाई? अल्लट करवाता है। दूसरी बात आप ध्यान रखोगे इसके अंदर, ठीक भाई। और इसमें वागड़ के लिए वारगढ़ शब्द का प्रयोग कौन से शिलालेख में मिलता है? तो हर्षनाथ के शिलालेख में मिलता है। बात करते हैं आहड़ या देवकुलिका का लेख, ठीक भाई, आहड़ या आवड़ का आहड़ का देवकुलिका का लेख, यह है भाई 1977 ईस्वी का। और इस शिलालेख में जो मेवाड़ का जो राजा है अलट, ठीक भाई, और नरवाहन और शक्ति कुमार का नाम होने से यह लेख शक्ति कुमार के समय का प्रतीत होता है, ठीक भाई। ये बहुत पुराने लेख है, ठीक भाई। हाँ, ये आपको ज्यादा डिटेल में नहीं मिलेगी, जितनी जानकारी है, ठीक भाई, उतनी ही आपको जानकारी मिलेगी इसके अंदर। तो बहुत ज्यादा पुराने हो गए, घिस गए, तो ज्यादा जानकारी नहीं इससे निकाल नहीं पाए ना भाई। तो ये इसके समय का है। ऐसा प्रतीत होता है कि शक्ति कुमार के एक्सपटलादिस, ठीक भाई, द्वारा बनवाए गए किसी मंदिर में से ये लेख लगाया गया था, ठीक भाई। और आपको ये है इसके अंदर, आपको तो ये देखो अलर्ट के संबंध के बारे में लिखा है। उसने अपनी भयानक गधा के बारे में, देखो अलर्ट है, उसने अपनी भयानक गधा से अपने प्रबल शत्रु, ठीक भाई, शत्रु देवपाल को युद्ध में मारा था, ठीक भाई। हाँ, ये जानकारी इसके अंदर मिलती है। और डॉक्टर ओझा के अनुसार संभवतः ये देवपाल देवपाल कन्नौज का शासक रघुवंशी प्रतिहार शासक था भाई। इस शिलालेख आहड़ के जो शिलालेख है इसके अनुसार जो देवपाल कन्नौज का जो शासक है रघुवंशी प्रतिहार शासक था, ठीक भाई। और देवपाल ने मेवाड़ को, अरे वही देवपाल जिसने अलर्ट ने अपनी गधा से मारा था, ठीक भाई, हाँ, युद्ध में मारा था। और यह जो देवपाल है ये कन्नौज का शासक रघुवंशी प्रतिहार शासक था। और देवपाल ने मेवाड़ को कन्नौज राज्य में मिलाने के लिए मेवाड़ पर चढ़ाई की थी। तो ये जानकारी भाई इसके अंदर मिलती है। जब इतिहास पढ़ेंगे तो ये भाई फिर से आएगा, ठीक भाई। देवपाल ने मेवाड़ को कन्नौज राज्य में मिलाने के लिए
क्योंकि ये काका था भाई, कनौज राज्य का था भाई देवपाल, ठीक भाई। तो ये मेवाड़ पे चढ़ाई करता है, जिसमें ये क्या होता है भाई, मारा जाता है, ठीक भाई। हाँ, डॉक्टर गोपीनाथ ने देवपाल को परमार वंश का माना है। देखो देखिए, ओझा के अनुसार ये है कनौज वंश। देखो, जो देवपाल है, डॉक्टर ओझा के अनुसार ये देवपाल तो कनौज का शासक मानता है ये, लेकिन गोपीनाथ, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार देवपाल को परमार वंश का शासक मानता है। भाई डॉक्टर ओझा है इसको रघुवंशी प्रतिहार शासक मानता है, ठीक भाई। हाँ, इसके अनुसार तो, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ के अनुसार देवपाल है, इस देवपाल को ये परमार वंश का शासक मानता है, ठीक भाई। ये इतिहासकार है, ठीक भाई। तो बात करते हैं आगे, भाई उत्कीर्ण करता है ना ये तो। बात करते हैं आहड़ का शक्ति कुमार का लेख, ठीक भाई। आहड़ का शक्ति कुमार का लेख जो 1977 ईस्वी का है। यह लेख कर्नल जेम्स टोड को मिला था। संभवतः यह उस समय इंग्लैंड ले गए थे, ठीक भाई। आपको पता है मानमोरी शिलालेख, उसको भी कर्नल जेम्स टोड है जाते वक्त अपने साथ ले गए थे, समुद्र में फेंक दिए थे। ऐसा एक और शिलालेख है आहड़ का शक्ति कुमार का लेख, ठीक भाई। ये कर्नल टोड को मिला था, और संभवतः है भाई उनको मिला था, क्योंकि पुस्तक, उनकी पुस्तक के अंदर वर्णन है, ठीक भाई। हाँ, लेकिन अब जब यहाँ पे नहीं है तो हम ऐसे संभावना ही जताएंगे भाई वो साथ लेके चले गएंगे, ठीक भाई। यह लेख से शक्ति कुमार की राजनीतिक प्रभुता और आहड़ की आर्थिक संपदा का बोध इसके अंदर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये, शक्ति कुमार की राजनीतिक प्रभुता और आहड़ की आर्थिक संपदा का बोध किसके अंदर होता है भाई, आहड़ का जो शक्ति कुमार का जो लेख है उसके अंदर। इस लेख में अलट की जो माता है महालक्ष्मी का राठौड़ वंश की होना बताया गया है, ठीक भाई। इस लेख के अनुसार जो अलट की जो माता है महालक्ष्मी है, ये राठौड़ वंश की होने का इसके अंदर बताया गया है। और जो अलट की जो रानी है भाई, हरिया देवी का होर्ण राज्य की पुत्री होना इसके अंदर बताया गया है, ठीक भाई। हाँ, और बात करेंगे उस रानी का हर्षपुर गांव बसाना अंकित इसके अंदर। भाई इस रानी ने हर्षपुर गांव भी बसाया था, तो ये जानकारी हमें इस शिलालेख से मिलती है, ठीक भाई। तो ये तीन बातें हैं, ये बातें आप इंपॉर्टेंट है याद रखना भाई। इस लेख में गुहदत्त से शक्ति कुमार, ठीक भाई, गुहदत्त से शक्ति कुमार तक पूरी वंशावली का वर्णन दिया गया है। और इस परिस्थिति के इतिहास का कौन है भाई, ये राजधानी के लिए इसके अंदर, देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। जो राजधानी शब्द है, राजधानी शब्द है, उसके लिए इसके अंदर कटक शब्द का क्या किया गया है भाई, प्रयोग किया गया है। ये ध्यान रखोगे भाई, सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है भाई, राजधानी के लिए कटक शब्द का प्रयोग कौन से शिलालेख के अंदर मिलता है, तो ये आहड़ का जो शक्ति कुमार का शिलालेख है इसके अंदर मिलता है, ठीक भाई। हाँ, देखो हमने पढ़ा था इसमें शक्ति कुमार के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक भाई। और जो अलर्ट है और आहड़ की जो आर्थिक संपदा है का बोध इसके अंदर होता है, ठीक भाई, आर्थिक और राजनीतिक। अब बात करते हैं भाई, इंपॉर्टेंट तो ये है जो अलर्ट की जो माता है माँ लक्ष्मी, हमने पीछे भी पढ़ा था, लेकिन ये राठौड़ वंश की है, तो ये कौन बताता है, ये शिलालेख बताता है। और इनकी रानी है, ठीक भाई, हरिया देवी, ये होर्ण राजा की पुत्री है, तो ये भी जानकारी इस शिलालेख से मिलती है। और इस रानी ने हर्षपुर गांव को बसाया था, ठीक भाई। अब बात करते हैं हम हस्तिकुंडी शिलालेख के बारे में, ठीक भाई। हस्तिकुंडी शिलालेख के बारे में जो 1996 का ये शिलालेख है, ये माउंट आबू जाने वाले उदयपुर सिरोही मार्ग पर एक द्वार पर ये कैप्टन बट को ये शिलालेख मिला था, ठीक भाई। आगे बात करते हैं, बताया जाता है कि प्रारंभ में ये शिलालेख है, प्रारंभ में ये शिलालेख कहाँ पे है, बीजापुर, मतलब बाली जो तहसील है पाली की जो बाली तहसील है, वहां पे एक बीजापुर गांव है, वहां के पास एक जैन मंदिर में ये लगा हुआ था। प्रारंभ में ये वहां पे लगा हुआ था, लेकिन ये वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। ये लेख दो भागों में विभक्त है, जिसमें से पहला भाग, भाई ये जो हस्तिकुंडी शिलालेख है इसके बारे में तो ये ध्यान रखना है भाई, ये किसको मिला था, कैप्टन बर्ट को मिला था, ठीक भाई। ये प्रारंभ है, तो ये जो पालिका जो बाली तहसील है इसका एक क्षेत्र है बीजापुर, ठीक है, उसके जैन मंदिर में पहले ये लगा हुआ था, ठीक भाई। ये दो भागों में, इसके दो भाग है। जो पहले भाग में हमें हस्तिकुंडी चौहान शाखा के प्रमुख शासक है, ठीक भाई। जो हस्तिकुंडी चौहान शाखा के जो प्रमुख शासक है भाई, कौन से, हरि वर्मा, और उसकी पत्नी का नाम क्या है, रिची। और
तथा विगध और मबट और धवल की उपलब्धियों का ज्ञान इसके अंदर होता है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, हस्तिकुंडी जो चौहान शासक है हरिवर्मा, ठीक भाई, इसका जिक्र इसके अंदर होता है, ठीक भाई। और दूसरे भाग में, इसके दूसरे भाग में क्या बताया गया है, लेख के दूसरे भाग में मंदिर के लिए दिए गए अनुदानों और तत्कालीन का कर व्यवस्था की जानकारी इसके अंदर मिलती है, ठीक भाई। दूसरे भाग में मंदिरों के लिए दिए गए अनुदान मतलब दान, मंदिरों के लिए दान किए गए हैं और तत्कालीन कर है यहाँ के, उनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक भाई। और इस परिस्थिति के रचयिताकार कौन है भाई, सूर्याचार्य है, ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया जाए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, देखिए किन सिरिया का लेख हमने पढ़ा था जब जिला दर्शन पढ़ रहे थे ना, तो वहां पे हमने पढ़ा था नागौर के अंदर, ठीक भाई। हाँ ये तो किन सिरिया डीडवाना कुचामण में, अब नागौर के अंदर नहीं रहा है भाई, डीडवाना कुचामण में आ गया है किन सिरिया, ठीक भाई। हाँ बात करते हैं किन सिरिया। तो ये नागौर का जो किनसिरिया ग्राम है, ये केवाय माता, ठीक भाई, केवाय माता के मंदिर में ये लगा हुआ है। ये जो केवाय माता है इनको हम किनसिरिया माता भी बोलते हैं, ठीक भाई। हाँ बात करते हैं, तो आप इस नागौर को हटा दो क्योंकि आपको पता है डीडवाना कुचामन जिला बन गया ना, तो यहाँ पे डीडवाना कुचामन लिख लो, ठीक भाई। तो ये किनसिरिया ग्राम में और केवाय माता के मंदिर में ये लगा हुआ है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है, चाहमान वंश की प्रसिद्धि देखकर, ठीक भाई, वाकपति राज और सिंह राज और ये दुर्लभ राज की उपलब्धियों का इसके अंदर वर्णन मिलता है भाई। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, चाहे तो आप याद रख सकते हो, ये शासक है इनके बारे में इनके अंदर वर्णन मिलता है। बात करते हैं लाहड़, लाहड़ बाड़ी की प्रसिद्धि मतलब शिलालेख, यह प्रसिद्धि ये शिलालेख सिरोही के बसंतगढ़ में लाहड़ बावड़ी के निर्माण की है, ठीक भाई। और इसमें उत्पला राज और आणीय राज और कृष्ण राज और महीपाल आदि राजों के शौर्य का इसके अंदर वर्णन मिलता है। और लाहिणी नामक रानी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, लाहिणी नामक रानी का वर्णन इसमें मिलता है जिसके, ठीक भाई, पुण्यार्थ इस बावड़ी का निर्माण करवाया था, इसने जिसके पुण्यार्थ इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। जाहिर सी बात है ये बावड़ी के अंदर लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है जिसने बावड़ी बनाई होगी तो उसका तो नाम होगा, ठीक भाई। तो यह है लाहणी नामक रानी का इसके अंदर वर्णन भी मिलता है। बात करते हैं पापा हेड़ा का लेख, पापा हेड़ा का लेख जो 1059 का है, ठीक भाई। हाँ बांसवाड़ा के जो बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है पापा हेड़ा में मंडलीश्वर शिव मंदिर की एक ताक में ये लगा हुआ एक शिलालेख है, ठीक भाई। ये इसमें देखो, इसमें दो शासकों का जो पापा हेड़ा का जो लेख है शिलालेख है, इसके अंदर दो शासकों के बारे में, एक तो मालवा के जो परमार शासक है इसके बारे में जानकारी मिलती है, और एक इसमें वांगड़ के परमारों की वंशावली की जानकारी इसमें मिलती है, ठीक भाई। आगे बात करते हैं, इसमें पापा हेड़ा का नाम, ठीक भाई, इसमें पापा हेड़ा का नाम पासुलाखेट, ठीक भाई, पासुला खेटक दिया गया है, ठीक भाई। इसके अंदर पापा हेड़ा का नाम पासुला खेटक दिया गया है। और इसमें नगर ग्राम आदि की इकाइयों की भांति इसमें खेटक, खेटक भी एक इकाई है। देखो इसके अंदर नाम के पीछे क्या है भाई, खेटक है ना, तो ये खेटक की क्या है, इकाई है, इसलिए इसने पापा हेड़ा का नाम, ठीक भाई, पासुला खेटक, पासुला खेटक, खेटक क्या है, इकाई है। जैसे आपकी गोत होती है ना, आप गोत लगाते हो पीछे, तो इसमें इकाई लगाए रखी है, ठीक भाई, इकाई थी जो गांव के साथ लगती थी, हर गांव के पीछे ये लगती थी, ठीक भाई। आपका जो भी गांव होगा उसके पीछे आप खेटक जरूर लगाओगे, ऐसे इसमें वर्णन मिलता है, ठीक भाई। तो ये गांव के पीछे खेटक की जो इकाई है ये पापा हेड़ा लेख के अंदर मिलती है। आगे भाई बात करें हम अर्थना के जो शिव मंदिर की जो शिलालेख है, अर्थना के शिव मंदिर का जो शिलालेख है, ये शिलालेख अर्थना, अर्थना बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। अर्थना के जो मंडलेश्वर शिवालय में लगाया गया है, और इसमें 87 श्लोकी की एक ये शिलालेख है जिसमें आपको वांगड़ बांगड़ बांगड़ के परमार नरेशों का उल्लेख मिलता है, वांगड़ के जो राजा हैं उनका उल्लेख मिलता है। आपको तो ये बात ध्यान रखनी है, कुछ नहीं ध्यान रखना है, ये बात जरूर ध्यान रखना है, ठीक भाई। अर्थना के जो
मंडलेश्वर शिवालय का निर्माण, ठीक भाई, जो परमार शासक है मंडलीप के जो पुत्र है, ठीक भाई, चामुंडा राज द्वारा अपने पिता के लिए करवाए जाने का उल्लेख मिलता है। भाई इसमें जो आपके सामने अर्थना का जो शिव मंदिर का जो शिलालेख है भाई, इसके अंदर एक जानकारी मिलती है जो इंपॉर्टेंट है भाई। जो अर्थना के, आपको पता है ये अर्थना का जो शिव मंदिर है इसका निर्माण कौन करवाता है भाई? जाहिर सी बात है इसका निर्माण ये करवाता है चामुंडराज, चामुंडराज, ठीक भाई, चामुंडराज इसका निर्माण करवाता है। जब निर्माण करवाता है तो ये अपने पिता की याद में करवाता है, तो वहां पे वो एक शिलालेख लगवा देता है, ठीक भाई। अर्थना के मंडलेश्वर शिवालय का निर्माण परमार शासक मंडलिक, ठीक भाई, पिता का नाम भी मंडलिक है, इनके याद में पुत्र है चामुंडराज द्वारा अपने पिता के लिए, ठीक भाई, इसके अंदर करवाता है। इससे ज्ञात होता है कि बांगड़ के परमार मालवा के जो परमारवंशी राजा है, ठीक भाई, हाँ, वाकपति राज के दूसरे दूसरे पुत्र डवर सिंह के वंशज थे, ठीक भाई। इससे यह ज्ञात होता है कि जो वांगड़ की जो परमार मालवा के जो परमांशी शासक है, ठीक भाई, बांगड़ के परमार मालवा के जो परमांशी जो राजा है, ठीक भाई, वाकपति राज, वाकपति राज के दूसरे जो पुत्र हैं, ठीक भाई, डवर सिंह के वंशज होने का प्रमाण इसके अंदर मिलता है। उनके अधिकार में बांगड़ और छप्पन का प्रदेश हुआ करता था, ठीक भाई। और इससे ज्ञात होता है कि उस समय की प्रचलित मुद्राओं में भाई, उस समय, ठीक भाई, जब ये परमार शासक हुआ करते थे, ठीक भाई, इसके समय में यहाँ पे कौन सी मुद्राएं चलती थी भाई? धर्म रूपक और विंशोपक आदि मुद्राएं इसके अंदर चलती थी इनके शासन काल में, तो इसका जिक्र इसके अंदर मिलता है। और इसके रचयिता कौन है भाई? विजय। और इसके लेखक कौन है भाई? अस्तराज, ठीक भाई, कायस्थ इसके क्या है भाई? लेखा है। आगे बात करते हैं भाई अर्थना। ये अर्थना का है, ये अर्थना के जैन मंदिर की है। वो तो शिव मंदिर का था भाई, और ये कौन सा मंदिर का है भाई? जैन मंदिर का एक शिलालेख है जिसमें वागड़, इसमें वागड़ के जो परमार शासकों का वर्णन मिलता है। देखो इसमें तो बागड़, बागड़ शासक है, और इसमें वागड़ शासकों का परमार का वर्णन मिलता है। इसमें मंडलीप और ये चामुंडराज तथा उसके पुत्र विजयराज का वर्णन इसके अंदर मिलता है। बात करते हैं, यह भी जानकारी मिलती है कि उस समय गांवों के शासन में ग्रामीणी प्रमुख हुआ करता था। उस समय भाई, ये भी इसके अंदर ये जानकारी मिलती है कि उस समय गांवों के शासन में ग्रामीणी प्रमुख होता था, और उस समाज में प्रतिष्ठित स्थान भी होता था। मतलब ग्रामीणी एक, जैसे गांव में सरपंच होते हैं ना, तो उस टाइम ग्रामीणी हुआ करता था, ठीक भाई। और वेद शास्त्र का अध्ययन के लिए विषय थे, और सूर्य उस समय का आराध्य देवता मानते थे, ठीक भाई। हाँ, सूर्य उस समय को आराध्य देवता मानते थे, तो इसका वर्णन इसके अंदर मिलता है, ठीक भाई। बात करें आगे, ये चले भाई जालोर का लेख। कौन सा लेख भाई? जालोर का लेख। इसके बारे में बात करते हैं तो भाई ये 1118 ईस्वी का है, सफेद पत्थर पर खोदा गया है। ये लेख जालोर दुर्ग के, जालोर जो दुर्ग के तोपखाने की इमारत की, ठीक भाई, इमारत की उत्तरी दीवार में लगा हुआ है। अब इसे जोधपुर संग्रहालय में रखा दिया गया था। देखो देखिए, ये जालोर का लेख है, जालोर के परमारों की जानकारी देता है, पहले बात तो ये है। और ये वापतिराज और इस शाखा का प्रवर्तक था, ठीक भाई। और आबू के परमार धरणी वराह के से संबंध ये शिलालेख है, ठीक भाई। तो बात करें इसमें परमाणुओं की उत्पत्ति, देखो देखिए इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना है, इसके अंदर और कुछ बात ध्यान नहीं रखना है। परमाणुओं की जो उत्पत्ति है वशिष्ठ के यज्ञ से होने का प्रमाण इसके अंदर मिलता है। ये बात है भाई, सवाल बनेगा तो इस पे बनेगा। जालोर का जो लेख है इसके अंदर किसका वर्णन किया गया है? जो परमारों की जो उत्पत्ति है, परमार जो शासक है उनकी उत्पत्ति है वशिष्ठ के यज्ञ से होने का प्रमाण इसके अंदर मिलता है, ठीक भाई। हाँ, बात करें, देखो देखिए, ये वाक्पति के जो वंश क्रम है उसमें चंदन है भाई, देवराज है, अपराजित है, हमने पढ़ा था पहले, अपराजित, विजल, धरावर्ष और विसल के नाम इसके अंदर दिए गए हैं। बात करें भाई
इंगनोड़ा, इंगनोड़ा का जो शिलालेख है इसके बारे में बात बात करते हैं भाई। ये संस्कृत पदों में 15 पंक्तियों में ये एक प्रतिहारी कालीन शिलालेख है। इसके अंदर पृथ्वीपाल और तिहोणपाल और ये विजयपाल का उल्लेख मिलता है। तीन शासक है, प्रतिपाल, तिहोणपाल और विजयपाल का इसके अंदर उल्लेख मिलता है। बात करें इनके महाराजा धीराज और परमेश्वर तथा ब्रह्म भटनागर के विरुद्ध, इस बात बात के प्रमाण है कि प्रतिहारों की जो शक्ति है कनौज से क्षीण होने पर उन्हें इन उपाधियों से विभूषित किया जाता था। ठीक भाई, बात करते हैं भाई। देखो प्रतिहारों की जो शक्ति है, प्रतिहार की शक्ति कनौज के क्षीण होने पर, कनौज के जो क्षीण होने पर इन्हें इन उपाधियों से विभूषित किया जाता। तो कौन से भाई? महाराज धीराज, परमेश्वर और परम भटाकर। ठीक भाई, हाँ। बात करते हैं इसमें आषाढ़, ठीक भाई, आषाढ़ शुक्ल एकादशमी के अवसर पर श्री, हाँ, शुक्ल एकादशमी के अवसर पर श्री घोड़ेश्वर महादेव के मंदिर के लिए आगासिया गांव को भेंट करने का इसके अंदर उल्लेख मिलता है। भाई ये मंदिर बनवाना था। ठीक भाई, हाँ, गोहड़ेश्वर महादेव के मंदिर के लिए जो आगेसिया गांव को भेंट करने का उल्लेख इसके अंदर मिलता है। आगे बात करें भाई हम, इस लेख से यह भी प्रतीत होता है कि उन दिनों सभी जातियों की बस्तियां अपने अपने मोहल्लों में रिहा करती थी। ठीक भाई, सभी जातियों की जो बस्ती हैं, ठीक भाई, जात के अनुसार बस्तियां बटी हुई थी, अपने अपने मोहल्लों में रहती थी। जैसे ब्राह्मणों के लिए भाग को ब्रह्मपुरी कहा गया है। ठीक भाई, ब्राह्मणों के भाग को ब्रह्मपुरी कहा गया है भाई। ऐसे भाई इसमें अंदर ये उस समय भाई जो गांवों की जो बस्तियां हैं, तो भाई इस साइड में सारे ब्राह्मण रहेंगे, इस साइड में सारे जाट रहेंगे। ठीक भाई, तो ऐसे बस्तियों में बांटा गया था। और ये लेख 12वीं शताब्दी, ठीक भाई, ये लेख 12वीं शताब्दी की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का अच्छा प्रकाश डालता है। और इस लेख और इसका लेखक कौन है भाई? काशियत और कल्याण। ठीक भाई, और उत्कीर्णकर्ता कौन है भाई? सूत्रधार साजन। ये क्या है भाई? इसके उत्कीर्णकर्ता है। बात करते हैं आगे। देखो देखिए, नांडलाई का लेख, बात करें हम नांडलाई का लेख, इसके बारे में बात करें तो भाई देखो, ये पाली की जो पाली का जो नांडलाई है उसके नेमिनाथ जैन मंदिर में एक स्तंभ पर एक संस्कृत भाषा में 25 पंक्तियों में लिखा गया है। ठीक है, तो पूछा जाता है भाई, इसमें एक ही सवाल बनता है, नांडलाई का जो लेख है ये कहाँ का है भाई? पाली का है। ठीक भाई, नांडलाई के जो नेमिनाथ जैन मंदिर है वहां पे ये लिखा गया है। और इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ पे गोहिल पहले चौहानों के सामंत थे। देखो हमने पढ़ा था, जब इतिहास पढ़ेंगे तो हम बताएंगे जो गोहिल शासक हैं वो पहले चौहानों के क्या थे भाई? सामंत, सामंत रहे थे। ठीक है, तो इसकी जानकारी नांडलाई का जो लेख है इसके अंदर मिलती है। क्योंकि इसमें चौहानों के अधीन गुहिल वंशीय व्यक्ति का सामंत होना तथा उसका शासन में योग देना इसके अंदर उल्लेखित किया गया है। ठीक भाई, तो आपको तो ये बात ध्यान रखनी है, गुहिल पहले चौहानों के सामंत थे। तो ये जानकारी नांडलाई का जो लेख है इसके अंदर मिलती है। ठीक भाई, बात करते हैं चित्तौड़गढ़ का कुमारपाल का शिलालेख। ठीक भाई, कुमारपाल का शिलालेख, बात करें ये 1150 ईस्वी का है। कुमारपाल सोलंकी के समय का ये शिलालेख है। और ये लेख चित्तौड़ किले के समीधेश्वर के मंदिर में लगा हुआ है। और इसमें आपको तो ये ध्यान रखनी है, इसके अंदर चालुक्य वंश का योगासन यशोगान मिलता है। ठीक भाई, योगासन नाम आ जाता है भाई, हाँ, चालुक्य वंश का यशोगान इसके अंदर मिलता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। और इसमें मूल राज और सिद्ध राज का भी वर्णन इसके अंदर मिलता है। बात करते हैं इसमें कुमारपाल का वर्णन में, यहाँ पे साग भरी विजय का उल्लेख भी मिलता है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, जो ये चित्तौड़गढ़ का कुमारपाल का जो शिलालेख है इसके अंदर एक ही बात ध्यान रखनी है। और वो बात ये ध्यान रखनी है, इसके अंदर चालुक्य वंश का यशोगान इसके अंदर मिलता है। ठीक भाई, और यहाँ पे मूल राज और सिद्ध राज का भी वर्णन मिलता है। ठीक भाई, और ये
जो कुमारपाल का वर्णन, देखो ये कुमारपाल का ही शिलालेख है, इसके अंदर जो साबकरी विजय का उल्लेख भी इसके अंदर मिलता है। और इसमें चित्तौड़ के जो राजप्रसादों, झील और वापिका और जंगली भाग का बड़ा सुंदर इसके अंदर वर्णन किया गया है, जो उस समय की भौगोलिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को जानने के लिए हमें सहायता मिलती है इसके अंदर। और इसके रचयिता कौन है भाई? जय कीर्ति है। जय कीर्ति का जो शिष्य है, ठीक भाई, कौन है भाई? राम कीर्ति। और उस समय का ये क्या था भाई? दिगंबर विद्वान भी था। आगे बात करते हैं हम गाणे घाणे राव का लेख। इसके बारे में बात करें तो ये पाली के घाणे राव में ये लेख है 12वीं सदी के जो राजस्थान की स्थिति को दर्शाता है, ठीक भाई। हाँ भाई, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे चलते हैं। भी तो है भाई, बहुत कुछ है, थोड़ा बहुत बचा है अब, ठीक भाई। टोटल 52 पढ़ेंगे हम। देखो देखिए, हरिकेली नाटक, बात करें हम हरिकेली नाटक के बारे में। देखो देखिए, ये नाटक है जो 1153 ईस्वी का है, जो चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित नाटक है ये, ठीक भाई। हरिकेली को जो 4 पाषाण पट्टिकों पर अंकित करवाया गया है, ठीक भाई। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, जो हरिकेली का जो नाटक है, ठीक भाई, और ये किसके द्वारा लिखाया गया है भाई? चौहान जो शासक है, विग्रहराज चतुर्थ। भाई ये बात ध्यान रखनी है, चौहान का जो शासक है भाई, विग्रहराज चतुर्थ, ठीक भाई, इसके द्वारा ये रचित एक नाटक है, ठीक भाई। और इसके अंत में चौहान सूर्यवंशी है, ठीक भाई। इसके अंत में ये बताया गया है कि चौहान क्या है? सूर्यवंशी है। और हरिकेली नाटक का कुछ भाग 2.5 दिन का झोपड़ा देखते हो ना अजमेर के अंदर, 2.5 दिन के झोपड़े की दीवार पर भी है। और कुछ भाग ब्रिस्टल मतलब लंदन में जो राजा राम मोहन राय की समाधि है, लंदन के अंदर राजा राम मोहन राम की जो समाधि है, वहां पे भी इसका उल्लेख मिलता है, ठीक भाई। हर एक नाटक का उल्लेख मिलता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये। तो इसमें तो आपको ये ध्यान रखना है, ये नाटक किसके द्वारा लिखाया गया है? विग्रहराज चतुर्थ। और इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है आपके सामने? ये पहले बात तो ये, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ठीक भाई, वहां पे मिलता है। और ब्रिस्टल है जो लंदन है, वहां पे एक हमारे जो राजा राम मोहन राय है, उनकी समाधि पे इसका उल्लेख मिलता है। 2.5 दिन के झोपड़े पर लिखा गया यह लेख वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में स्थित है, ठीक भाई। बात करें किराड़ो का लेख, ये बाड़मेर के किराड़ो में एक शिव मंदिर के खंबे पर ये स्थित संस्कृत भाषा का एक 26 श्लोकों में उत्कीर्ण एक शिलालेख है। जो किराड़ो के परमार जो शासक है, उनका वंशक्रम इसके अंदर दिया गया है। और इसमें परमारों की उत्पत्ति, देखो इसमें परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है। भाई इसके अंदर आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, ये किराड़ो का जो शिलालेख है, इसके अंदर सीधा सवाल ऐसे पूछा जाएगा, जो परमाणु की उत्पत्ति है जो ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है, तो ये बात किराड़ो के शिलालेख के अंदर की गई है। ये इस लेख में आबू के उत्तराज, ठीक भाई, उत्पलाराज के जो पिता है उत्पलाराज के जो पिता है सिंधु राज को मारवाड़ का शासक बताया गया है, ठीक भाई। और भाई इसको नोट कर लिया जाए भाई, ये 2 बातें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। जो किराड़ू का जो लेख है बाड़मेर के किराड़ू के मंदिर में स्थित है, ठीक भाई, शिव मंदिर में। बात करें भाई आगे, हाँ भाई, बात करते हैं आगे बिजोलिया का लेख। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, बिजोलिया का लेख ये हमें बहुत सारी जानकारी देता है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ये 1170 ईस्वी का है, ठीक भाई। और ये बिजोलिया का जो लेख है, पार्श्वनाथ मंदिर की उत्तरी दीवार के पास एक चट्टान पर लिखा गया है। और ये मूलतः एक दिगंबर लेख है, ठीक भाई। हाँ, तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना, जो बिजोलिया का जो लेख है, ये कौन सा लेख है भाई? दिगंबर लेख है। आगे बात करें, जिसको दिगंबरी जैन श्रावक, ठीक है, लोलाक ने मंदिर और कुंड निर्माण की स्मृति में लगाया गया है। देखो देखिए, इसको किसने लगाया है भाई? दिगंबर जैन श्रावक जो लोलाक है ने मंदिर और कुंड निर्माण की स्मृति में इसने लगाया है।
ये सांबर और अजमेर के चौहान वंश की सूची तथा उनकी उपलब्धियों की अच्छी जानकारी देता है। ठीक है, जो अजमेर के जो अजमेर और सांबर के जो चौहान वंश है इनकी जानकारी ये देता है। आगे बात करते हैं चौहानों को। देखो ये बात ध्यान है, चौहानों को वत्स्य गोत्र के ब्राह्मण बताया इसने। कि भाई चौहानों को वत्स्य गोत्र का ब्राह्मण इस शिलालेख ने बताया है। इससे ज्ञात होता है कि हमें विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था। ये जानकारी है जो इस शिलालेख से हमें मिलती है। बिजोलिया का जो शिलालेख है, तो विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था, ये जानकारी इसके अंदर मिलती है। बिजोलिया के जो आसपास के जो पठारी क्षेत्र हैं उसे हम उत्तमाद्री कहते हैं। ठीक है, उत्तमाद्री। देखो हमने पढ़ा था जब राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा था ना फर्स्ट क्लास, उसके अंदर हमने पढ़ा था उत्तमाद्री। जो बिजोलिया का जो आसपास का जो क्षेत्र है उसको हम उत्तमाद्री भी कहते हैं या फिर ऊपरमाला। देखो ये शब्द पढ़ा था वहां पे ऊपरमाला। ठीक भाई। हाँ, बात करें उस समय दिए जाने वाले भूमि अनुदान को। देखो भूमि का जो अनुदान है, दान किया जाता है, भूमि का अनुदान दान किया जाता है, उसको हम डोहली की संख्या देते हैं, मतलब डोहली के नाम से पुकारते हैं। तो ये जानकारी सीधा सीधा है भाई। जो उत्तमाद्री या फिर ऊपरमाला का उल्लेख बिजोलिया शिलालेख के अंदर मिलता है। दो बात तो, एक बात तो ये इंपॉर्टेंट होगी, दूसरी बात यह है जो चौहानों को वत्स्य गोत्र के ब्राह्मण बताया है, ये इस शिला के अंदर जानकारी मिलती है। और विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था, ये जानकारी इसके अंदर मिलती है। और इसके अंदर भूमि अनुदान को दूसरे नाम से पुकारा है, कौन से, डोहली की संख्या दी है। तो ये संख्या शिलालेख बिजोलिया शिलालेख के अंदर मिलती है। मेवाड़ के जो पूर्वी भाग में बहने वाली जो मेवाड़ के पूर्वी भाग में बहने वाली कुटिला नदी का उस लेख इसके अंदर मिलता है। ठीक भाई। बात करें ग्राम समूह की बड़ी इकाई के लिए। देखो ग्राम समूह, कोई गांव है, कोई बड़ा समूह है, उसकी बड़ी इकाई के लिए इसने एक शब्द प्रतिगण का प्रयोग किया है। ठीक है, बड़े गांवों के लिए इसमें प्रतिगण का प्रयोग किया गया है। और गांवों और प्रतिगणों के अधिकारों को महत्तम और पारिग्रही आदि नामों के नाम से जाना जाता है। ठीक भाई। भाई इसको नोट कर लिया जाए, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ भाई। देखो अभी और है, अभी बिजोलिया का जो शिलालेख है ये चौहान शासक है, चौहान शासक है सोमेश्वर के समय का एक शिलालेख है। पहले बात तो ये है जो चौहान शासक है सोमेश्वर है उसके समय का शिलालेख है। और इसके रचयिता कौन है भाई, गुणभद्र है। और इसको लिखा किसने है भाई, काश्यप केशव ने लिखा था। और इसके उत्कीर्णकर्ता कौन है भाई, नागिन का जो पुत्र है गोविंद, ये इसका क्या है भाई, उत्कीर्णकर्ता है। ठीक भाई। हाँ, बात करते हैं इसमें उल्लेख किया गया है कि चौहानों को, इसमें यह उल्लेख किया गया है कि चौहानों के जो मूल पुरुष हैं वासुदेव, ठीक भाई, चाहमान ने 551 ईस्वी के लगभग, ठीक भाई, सांकभरी में राज्य की स्थापना की और सांबर झील बनवाई थी। तो सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है भाई, सांकभरी सांकभरी राज्य की स्थापना और सांबर झील ये किसने बनवाई थी आपने, जो चौहानों के मूल पुरुष है वासुदेव चाहमान ने 551 ईस्वी के अंदर बनाई थी। तो ये जानकारी सांभर झील बनाई, हम पढ़ते हैं जब डिडोना कुछ हमने पढ़ा था, जिला दर्शन पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था जो सांभर झील का निर्माण कौन करते हैं भाई, ठीक भाई, वासुदेव चाहमान। ठीक भाई। तो ये जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। ठीक भाई, उसके आधार पर भी हम पढ़ते हैं वासुदेव ने अहिछत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया है। तो ये भी जानकारी, वासुदेव ने अहिछत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया है। तो ये भाई ये भी जानकारी इसके अंदर मिलती है। इसमें कई स्थानों पर उस समय के, भाई आप देखोगे विजोले जो शिलालेख है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कुछ स्थान है जैसे है जालोर, आज का जालोर है, जालोर के लिए पहले, ठीक भाई, जाबालीपुर का शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक भाई, जालोर को पहले हम जाबालीपुर कहते थे। तो ये जानकारी बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। और नाडोल को पहले नडोल कहते थे, ये भी जानकारी इसके अंदर मिलती है। सांबर को हम पहले सांबकरी, ठीक भाई, हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, सांबकरी भी कहते थे। ठीक है भाई, प्राचीन नाम है ये। दिल्ली को पहले दिल्ली का कहा जाता था। तो ये जानकारी इसके अंदर मिलती है। ठीक भाई, भीनमाल को श्रीमाल कहा जाता था। और ये मांडलगढ़ को मंडलकार कहा जाता था। ठीक भाई। और बात करें बिजोलिया को विंध्यवल्ली कहा जाता था। ठीक भाई, ये जो बिजोलिया आज का, इसको विंध्यवल्ली कहा जाता था।
और नागदा को पहले नागहद कहा जाता था। ये प्रमुख स्थान है जिसके बारे में ये जानकारी देता है। ठीक भाई, इनके प्राचीन नामों की जानकारी देता है। आगे बात करते हैं भाई ओसिया का। देखो 2-3 शिलालेख बचे हैं भाई। ओसिया के जो सच्चिका माता का मंदिर का जो शिलालेख है, ओसिया का जो सच्चिका माता का मंदिर का शिलालेख है, जो ओसिया में सच्चिका माता के मंदिर में उत्कीर्ण है। और यह जो है केहन केहन को महाराज और कीर्तिपाल को मांडलपुर का अधिपति और धारा वर्ष को विजयी कहा गया है। ठीक भाई। भाई इसके अंदर कौन सी जानकारी मिलती है भाई? ओसिया के जो सचिका माता मंदिर के अंदर जो शिलालेख मिला है, इसके अंदर ये जानकारी मिलती है भाई, केहन को महाराजा और कीर्तिपाल को मांडवपुर का अधिपति होने की जानकारी मिलती है और धारा वर्ष की को विजयी कहा गया है। ठीक भाई, इसके अंदर उसकी विजेता के बारे में बताया गया है, जिसमें मारवाड़ की राजनीतिक स्थितियों और शासन व्यवस्था का इसके अंदर जिक्र मिलता है। बात करें हम बोरेश्वर का लेक। बोरेश्वर का लेक ये डूंगरपुर के सोलज गांव के पास माही नदी के किनारे। तो ये सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है, बोरेश्वर का जो लेक है, शिलालेख है, कौन सी नदी के किनारे? माही नदी के किनारे मिला था। ठीक भाई। और इसे यह प्रमाणित होता है कि शिलालेख के समय, ठीक भाई, सामंत सिंह, जिसे हम मेवाड़ राज्य टूट गया था, ठीक भाई, इसे यह प्रमाणित होता है कि इस शिलालेख के समय सामंत सिंह, जिसे जिसे मेवाड़ राज्य टूट गया था, जीवित था। ठीक भाई। और उसका अधिकार 1179 में के पूर्व वागड़ पर अधिपतित हो गया था। तो ये जानकारी भाई इसके अंदर मिलती है। तो आगे बात करते हैं उस्तरा की देवली का लेख। कौन सा? उस्तरा की देवली का लेख। ये जोधपुर के उस्तरा गांव में एक वीर के स्मारक पर लगा हुआ है। इसे प्रतीत होता है कि यहाँ पे गुहिल वंशीय राणा, ठीक भाई, निहुण पाल के साथ उसकी रानियां भी सती हुई थी। तो हम जब इतिहास पढ़ेंगे तो ये जानकारी भी लेंगे भाई हम। जो गुहिल वंशीय जो राजा है निहुण पाल, जब इतिहास के अंदर पढ़ते हैं भाई, निहुण पाल के साथ, जब निहुण पाल के साथ उनकी रानियां भी क्या हुई थी? सती हुई थी। ठीक है। जब निहुण पाल की मृत्यु हुई थी तब उनकी रानियां भी उसके साथ सती हुई थी। तो ये जानकारी इसके अंदर मिलती है भाई। उस तरह की देवली का जो लेख है जोधपुर के अंदर मिला था। ठीक भाई। तो भाई जो आज हमने जो शिलालेख पढ़े हैं, तो ये 1200 ईस्वी से पहले के जितने भी शिलालेख है ये सारे पढ़े थे भाई। ये बहुत पुराने शिलालेख है। तो इसके अंदर कुछ बातें जो फैक्ट है भाई, ये बहुत पुराने हैं, इसलिए हम इससे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं निकाल सके। ठीक भाई। जितनी जानकारी है वहां से पढ़ते हैं और वहीं से इतिहास बनाते हैं। ठीक भाई। हाँ, तो भाई आपके सामने आज हमने 52 शिलालेख पढ़ लिए हम दोनों क्लासों में। ठीक भाई। आगे और आएगी, शिलालेख की क्लास आएगी, इसके बाद में हम प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रैक्टिस सेट भी आएगा। तो भाई सभी से दरख्वास्त रहेगी क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए, और कम से कम, ठीक भाई, हाँ, कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। जो नए साथी हैं वो हमारे चैनल से क्या हो जाए भाई, जुड़ जाए। ठीक भाई। भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, टेक केयर, सी यू, बाय, ओके।